नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की। नमस्कार, मैं हूं अमितेश और 23 जुलाई दिन मंगलवार को केंद्रीय बजट संसद के पटल पर पेश होगा। इससे पहले मार्च में सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। यह तीसरी दफा होगा जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? आम आदमी टैक्सेशन को लेकर के क्या उम्मीदें रखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट से, ये जानने के लिए आज हम गाजीपुर के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सूर्यवीर सिंह जी। पेशे से क्या करते हैं सर? मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, तो सर कल यानी कि दिन मंगलवार 23 जुलाई को पेश होना है यूनियन बजट। एक आम आदमी के तौर पर इस बजट से आप क्या उम्मीदें रखते हैं कि ताकि आपका जो घरेलू बजट है वो और बेहतर हो और वो डिस्टर्ब ना? हम तो यही चाहेंगे कि बजट में टैक्स पे छूट रहे और आम जनता पर टैक्स का भार न पड़े, महंगाई न बढ़ने पाए, और वो मेडिकल पर भी छूट रहे और शिक्षा पर भी, जीएसटी हो या अन्य चीजें जो हैं वो उसमें छूट होनी चाहिए, जिससे कि सुविधा अनुसार हर आदमी अपना काम कर सके। अभी की जो टैक्सेशन है केंद्र सरकार की, उसमें कुछ आप अगर पूछें, बहुत स्पेसिफिक पूछें, तो आप किस तरह के बदलाव की उम्मीद करते हैं कि कल जब यूनियन बजट पेश किया जाएगा तो उसमें? हम ये चाहेंगे कि जीएसटी जो है इसको कम करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी ही हर जगह अधिक से अधिक लग जाती है। कहीं 12% है, कहीं 18% है। उससे सामान जो है आम आदमी जो खरीदता है उस पर अधिक भार पड़ता है। तो जीएसटी को कम करना चाहिए। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब यूनियन बजट पेश होगा तो एक आम आदमी के तौर पर आप क्या क्या उम्मीद है, आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, आम आदमी की आज की डेट में सिर्फ एक उम्मीद है कि वो महंगाई कम हो, इस तरह का बजट आए, क्योंकि महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। अगर आप ये मोदी 3 सरकार का पहला बजट है और आम आदमी उम्मीद यही कर रहा है कि महंगाई पे लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार कुछ करेगी, क्योंकि आप देखिए किसी न किसी चीज का दाम हमेशा जो है, चाहे वो सीजन कोई हो, बढ़ा रहता है। जैसे अभी वर्तमान की बात करें तो सब्जियों के दाम इतने ऊंचे हो चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से सब्जियां बाहर हैं। अगर आप किचन के सामान की बात करें तो जहां 5 साल पहले जो है एक व्यक्ति के किचन का नॉर्मल खर्चा 4 से 5 हजार आता था, आज वो 10,000 से ज्यादा पहुंच गया है, लगभग दोगुना हो चुका है। तो आम आदमी को अगर राहत देना है तो महंगाई कम करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और जहां तक टैक्स की बात है, अभी पिछले 2 बजट से टैक्स में आम जनता को जो सर्विस क्लास है उसको कोई राहत नहीं मिली है। सर्विस क्लास भी ये उम्मीद करेगा कि टैक्स में उनको राहत मिले। चलिए, अब किन वस्तुओं में दैनिक उपयोग की बजट में राहत मिलेगा, ये तो तभी स्पष्ट हो पाएगा जब यूनियन बजट सदन में पेश हो जाएगा। हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सम्मी कुमार सिंह है। क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से। अच्छा, पेशे से अधिवक्ता है। तो यूनियन बजट जो है वो पेश होना है, एक आम नागरिक के तौर पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है यूनियन बजट से? देखिए, ये नई सरकार का एक पूर्ण बजट है और इसमें बहुत सारी अपेक्षा, क्योंकि बजट मूलतः आय और व्यय का ब्यौरा होता है, लेकिन हम कहाँ बजट को किस मद में कितना धन व्यय कर रहे हैं, ये पूरे वित्तीय वर्ष में, पूरे वर्ष में आने वाले समय में ये पता चलता है कि हमारे देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था में किन मुद्दों को ध्यान में रख करके नीतियां बनाई गई। तो इस समय जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आए दिनों में, देश में एक बड़ी आबादी है जो युवा है, कामगार है, जिसको नौकरी चाहिए, उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों लोग हैं। तो रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम ये चाहेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र, जो भी रोजगार के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, विनिर्माण क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, उनमें इस तरह के व्यय के उस तरह के बजट, उस तरह के मद में धन आवंटित किए जाएं जिससे रोजगार के क्षेत्र बढ़े। खासतौर से कृषि, जो हमारे देश में 40 से 42% लोगों को रोजगार देती है, जिसको हम सिर्फ इस आधार पे भारत एक कृषि प्रधान देश है ये कह करके इन चीजों को हम खत्म कर ले जाते हैं। लेकिन कृषि पर इस तरह के बजट आवंटित किए जाएं कि कृषि लाभकारी, एक लाभकारी उपक्रम साबित हो, खेती बाड़ी एक लाभकारी उपक्रम। पहले के जो वक्ता हैं उनमें एक सज्जन ने टैक्सेशन में पर जो है कि उन्होंने बात कही कि टैक्सेशन को रिवाइज करना चाहिए। दूसरे शख्स ने कहा कि महंगाई पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर आपके क्या ख्याल है?
दोनों देखिए, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, तो उसमें निश्चित तौर पर एक कामगार व्यक्ति अपने आय का जो भी टैक्स देता है उसको थोड़ा और समराइज करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे देश में जो महंगाई बढ़ी है, हम बचत कम कर पा रहे हैं, हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम व्यय कर ले रहे हैं, तो उसको पहले इनकम टैक्स में। और दूसरी चीज जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी के नाम पर जो टैक्स लिए जाते हैं, और भी तमाम ड्यूटीज जीएसटी के अलावा भी ली गई है, जैसे पेट्रोल पे है अलग तरह के कर है, वाइन पे है अलग तरह का कर है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, दवाएं हैं जिसपे अलग तरह की कुछ चीजें जो उसके कंपोनेंट्स में हैं। तो उनमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनको भी सही तरीके से समराइज किया जाए, और डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स को भी सही तरीके से, क्योंकि अभी हमारे पास बचत बहुत, तमाम जो वित्तीय विश्लेषक हैं वो ये बात को मान रहे हैं कि हमारे देश में महंगाई की दर 9.5% हो गई, 4%, 4.5% एक अमूमन महंगाई की दर मानी जाती है। लेकिन अगर महंगाई को देखें तो 9.6, 9.7 पे चली आई, लगभग दोगुनी हो गई। मतलब आम आदमी बिल्कुल बेहाल है, चाहे खाने की वस्तुएं हो, चाहे जीवन उपयोग की वस्तुएं हो, शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, स्वास्थ्य के तमाम जो भी संसाधन है, जो भी हमारे चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं, हमारी सब्जियां महंगी होते, फल महंगे होते जा रहे हैं, अनाज महंगे होते जा रहे हैं, किसानों को उनके दाम उचित नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अनाज और सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक संतुलन बनाना पड़ेगा सरकार को, और ये निश्चित तौर पे इस बजट में हम पूरी आशा के साथ करते हैं कि सरकार अगर पूर्ण बहुमत के साथ आई है, एनडीए गठबंधन ही आई है, भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं एक फुल मैंडेट उसके गठबंधन को मिला है। तो हम ये आशा करते हैं कि उसके आधार पर वो जनोपयोगी आम जनता को हित में रख करके 80 करोड़ 100 करोड़ की आबादी की जो मूल आवश्यकता है, पॉपुलरिस्ट बजट, पॉपुलरिस्ट बजट, आम जन का बजट वो पेश करेंगे। जहां तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन दो तरह की है, ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल। तो ट्रेडिशनल तो ठीक है, ट्रेडिशनल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि जो आर्ट्स फैकल्टी है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनको जो है सेमेस्टर सिस्टम में कंट्रोल करना एक बड़ा चुनौती भरा काम होता है। तो इसमें थोड़ा सा ढील देना चाहिए, एक बार उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें तो सब ठीक है, लेकिन इधर बीच मेडिकल में कुछ धांधली देखने को मिली। तो इसमें कुछ पक्का इंतजाम होना चाहिए कि एक छात्र जो है परेशान ना हो, और देश को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज में से बच्चों को पास आउट करे, निकाले, योग्य बच्चों को निकाले। और उसके लिए जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं, मेडिकल साइंस में मैं देख रहा हूं कि वह जो भी सीटें हैं पहले की तुलना में तो काफी ज्यादा हुई हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन की तुलना में वो कम है। तो और प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत खुल रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी का बजट से बाहर है वो। तो कुछ उन फीस पर कुछ सोच विचार करके कुछ कम कर देना चाहिए, जिससे कि एक मीडियम क्लास का आदमी भी अपने बच्चे को वहां पढ़ाने में सक्षम हो सके, क्योंकि आने वाला समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। और अगर बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग की सर्विसेज में जाता है तो संभवतः हमारे देश को ज्यादा आगे ले जा पाने में सक्षम होगा। सरकार जो गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनके लिए कुछ अगर हम बेल आउट पैकेज कहें या अलग से कुछ वित्त की व्यवस्था कहें, उसके लिए जो भी टेक्निकल शब्द हो, उसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार कुछ व्यवस्था करे बजट में। इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालय भी यहाँ पे अपने शाखाएं खोल सकते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो उच्च शिक्षा संस्थान है वह भी, तो फीस को लेकर के बहुत ही उसमें असमानता है। तो एक नियामक संस्था ऐसी बननी चाहिए जो कि इनके फी को रेगुलेट करे, उस पर नियंत्रण रखे, और ये बहुत आवश्यक है। और कहीं न कहीं किसी भी रूप में जो गवर्नमेंट सेक्टर के राजकीय और जो एडेड कॉलेजेज हैं या विश्वविद्यालय हैं वहाँ वो उनका मुकाबला कर सकें। ये जो यहाँ पे सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के लिए कुछ अलग से जो है बजट की व्यवस्था। साथ ही साथ चूंकि हम उच्च शिक्षा में एक प्राध्यापक हैं, तो यहाँ पे पेंशन संबंधी भी चिंताएं हम लोगों की भी हैं।
तो उसमें बेहतर होता कि ओपीएस यदि फिर से बहाल हो पाता, या अगर न भी हो तो कम से कम एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था कुछ इस ढंग से होती जो कि आकर्षक हो, अच्छा हो, जिसे स्वीकार किया जा सके। और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स का स्लैब है वह भी थोड़ा बढ़ना चाहिए और उसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश है, होनी चाहिए। तो हमारी तो जो एक्सपेक्टेशन है बजट से वो इसी तरह की हैं। इन सारी चीजों में कुछ न कुछ बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। ये थे गाजीपुर के कुछ आम लोग, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग जिनसे हमने बातचीत की। अब इनकी उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरेगा ये तो तभी पता चलेगा जब बजट संसद की सदन में पेश होगा। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एमके यूपी नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमके यूपी नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।